रात भर चलने के बाद सेरी अचानक खुद को नॉर्थ कोरिया के एक गांव में पाती है। उसे समझ आ जाता है कि जिंदा रहने के लिए उसे किसी की मदद की सख्त जरूरत है। इसलिए जब जंग ह्यूक उसे बचाता है तो वो तुरंत एक बेचारी अबला नारी होने का नाटक शुरू कर देती है। सेरी को पूरा यकीन है कि उसके नखरे और आंसू जंग ह्यूक का दिल जीत रहे हैं, लेकिन असल में जंग ह्यूक मन ही मन सोच रहा है कि इसे यहीं खत्म कर देना चाहिए या नहीं। खैर, अंत में वो उसे अपने घर ले जाता है और उसके लिए अपने हाथों से नूडल्स बनाता है। सेरी को डर लगता है कि कहीं खाने में जहर न मिला हो, तो वो पहले जंग ह्यूक को चखने को बोलती है। जंग ह्यूक भी मान लेता है कि ऐसे हालात में किसी अजनबी पर भरोसा करना बेवकूफी होगी। इसके बाद सेरी जंग ह्यूक को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो साउथ कोरिया में बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, हालांकि वो अपना नाम बताने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, मैं इसलिए नहीं बता रही ताकि तुम मुझे इंटरनेट पर ढूंढकर शॉक न हो जाओ। इस पर जंग ह्यूक सीधा जवाब देता है, यहाँ इंटरनेट ही नहीं चलता। सेरी को लगता है कि उसके गायब होने से घर पर सब परेशान होंगे, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। उसके परिवार ने ये खबर मीडिया से छिपा रखी है। उसके पिता चेयरमैन यून प्राइवेट जासूसों के जरिए उसे ढूंढना चाहते हैं, जबकि सेरी के भाई तो चाहते हैं कि वो गायब ही रहे ताकि क्वींस कॉर्पोरेशन कंपनी पर उनका कब्जा हो सके। इधर सेरी जंग ह्यूक से कहती है, मेरा अच्छे से ख्याल रखना, जब मैं वापस जाऊंगी तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। जंग ह्यूक को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी जंग ह्यूक की टीम का एक सिपाही चीसू दरवाजा खटखटाता है और खुशखबरी देता है कि वो गायब साउथ कोरियन लड़की मर चुकी है। वो बताता है कि पहाड़ी पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक औरत मारी गई और उसे पक्का यकीन है कि वो वही थी। चीसू राहत की सांस लेता है कि अब उन्हें लड़की को भागने देने के लिए सजा नहीं मिलेगी। इसी जोश में वो पूरी टीम की पोल खोल देता है। वो बताता है कि उस वक्त यूनडोंग अपनी माँ की चिट्ठी पढ़कर रो रहा था। जू मोक चोरी छिपे साउथ कोरियन ड्रामा देख रहा था और वो खुद शराब पीकर सो रहा था और जंग ह्यूक उसे आसानी से पकड़ सकता था, लेकिन खुद लैंडमाइन पर पैर रख दिया। जैसे ही वो नजर उठाता है, देखता है कि सेरी दरवाजे पर टेक लगाए खड़ी है। पहले तो चीसू को लगा कि उसने सेरी का भूत देख लिया है, लेकिन जैसे ही तसल्ली हुई कि वो जिंदा है, दोनों में वहीं बच्चों की तरह बहस शुरू हो गई। तुम जासूस हो? नहीं, मैं नहीं हूं। बेचारा जंग ह्यूक ऐसा मुंह बनाता है जैसे इन बच्चों ने उसे भयंकर माइग्रेन दे दिया हो। इतने में बाकी टीम वही खुशखबरी देने वहां पहुंचती है, लेकिन सेरी को जिंदा और अपने सामने खड़ा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। सेरी, जो पहले ही उनकी बातें सुन चुकी थी, तुरंत पहचान लेती है कि किसने क्या किया था, कौन ड्यूटी पर शराब पी रहा था और कौन ड्रामा देख रहा था। सेरी तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल में लेती है और बिल्कुल बॉस की तरह जंग ह्यूक और उसके चूजों को हुक्म देती है, मुझे बस वहीं ले चलो जहां मैं लैंड हुई थी, वहां से मैं खुद घर चली जाऊंगी। चीसू ताना मारते हुए कहता है, हाँ, जाने दो इसे, बॉर्डर की इलेक्ट्रिक फेंस पर खुद ही भुन जाएगी। लेकिन जंग ह्यूक समझाता है कि बॉर्डर पर उनकी 2 महीने की ड्यूटी खत्म हो चुकी है, तो अब वे वहां वापस नहीं जा सकते। सेरी जिद करती है, कोई तो दूसरा रास्ता होगा। तब जू मोक एक जुगाड़ बताता है। वो कहता है कि उसके चाचा नाव की ट्रिप कराते हैं, जहां बीच समुंदर में अलग अलग देशों की नावें मिलती हैं। अगली ट्रिप 3 दिन बाद है। सेरी नखरे दिखाते हुए कहती है, 3 दिन? मेरी बहुत जरूरी शेयर होल्डर्स मीटिंग है, मैं नहीं रुक सकती। इस पर जंग ह्यूक भड़क जाता है, तुम्हें तो माफी मांगनी चाहिए कि तुम्हारी वजह से हम सब मुसीबत में हैं और तुम्हें मीटिंग की पड़ी है। रास्ता तुम भटकी थी, हम नहीं। वो उसे अल्टीमेटम देता है, या तो मैं अभी तुम्हें सुरक्षा विभाग के हवाले कर देता हूं, या अगर यहां रहना है तो मेरे नियम मानने होंगे। जंग ह्यूक कड़े नियम बनाता है, घर से बाहर कदम नहीं रखना, हमारे लोगों पर अपनी साउथ कोरियन बातें नहीं झाड़ना और वापस जाकर किसी को भी यहाँ के बारे में कानाफूसी नहीं करना। सेरी तुरंत मान जाती है और वादा करती है, चिंता मत करो, साउथ कोरिया पहुंचते ही मेरी याददाश्त चली जाएगी। उधर साउथ कोरिया में सेरी का सेक्रेटरी होंग सूचान नाम के एक इंश्योरेंस एजेंट से मिलता है। सूचान 7वें आसमान पर है कि उसे सेरी की कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन जैसे ही होंग उसे बताता है कि सेरी गायब है, सूचान के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत चर्च भागता है सेरी की सलामती की दुआ मांगने, जबकि वहीं बैठी सेरी की बड़ी भाभी ठीक इसका उल्टा मांग रही है कि सेरी कभी वापस ना आए। वहां सेरी फिर से अपना बेचारी वाला नाटक शुरू कर देती है। वो कहती है कि उसने कुछ खाया नहीं है, इसलिए बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। गांव में महिलाएं किमची बना रही हैं। उनकी लीडर, जो कि कर्नल की पत्नी है, बताती है कि आज उनका चहेता और हैंडसम कैप्टन जंग ह्यूक 2 महीने की ड्यूटी से वापस आ रहा है। बाकी महिलाएं बताती हैं कि उन्होंने उसके घर में खाने का पूरा इंतजाम कर दिया है। मटके में मीट और किमची सेलर में भर दी हैं। सेरी ने ऐसा किमची सेलर पहले कभी नहीं देखा था। वो हैरान रह जाती है।
वो कुछ बोलने ही वाली होती है कि जंग ह्यूक उसे चुप करा देता है ताकि वो गलती से साउथ कोरिया की मॉडर्न वाली बातें न करने लगे। फिर सब साथ मिलकर खाना खाते हैं। खाने के बाद जंग ह्यूक ड्यूटी पर जाने लगता है तो सेरी घबरा जाती है कि वो अकेले क्या करेगी। जंग ह्यूक उसे अपना पुराना फोन देता है और बताता है कि 5 दबाने पर सीधे उसके ऑफिस फोन लगेगा। वो बार बार समझाता है, सिर्फ बहुत बड़ी इमरजेंसी में ही कॉल करना। सेरी मान जाती है, लेकिन उसकी इमरजेंसी क्या होती है? उसे बॉडी वॉश और शैम्पू चाहिए और हद तो तब हो जाती है जब वो नहाने के लिए सुगंधित मोमबत्ती की डिमांड करने के लिए फोन करती है। जंग ह्यूक किसी तरह अपना गुस्सा पी जाता है और उसे समझाता है कि बाहर कढ़ाई में पानी गर्म करके अंदर कैसे लाना है और बाथटब पर प्लास्टिक की शीट कैसे लगानी है। काम तो बहुत है, लेकिन सेरी को भी ये जुगाड़ पसंद आता है। तभी जंग ह्यूक को खबर मिलती है कि बॉर्डर में उसके द्वारा पकड़े गए चोरों की मौत हो गई है। वो सीधे सीनियर कर्नल के पास जाता है, जहां उसे चुलकांग पहले से बैठा मिलता है। जंग ह्यूक साफ कहता है कि वो इस एक्सीडेंट की जांच करना चाहता है, क्योंकि ऐसे एक्सीडेंट्स पहले भी हो चुके हैं। चुलकांग उसे इजाजत दे देता है और सलाह देता है कि जांच के लिए उसे नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग जाना चाहिए। जंग ह्यूक के जाने के बाद चुलकांग कर्नल को बताता है कि प्योंगयांग में उसकी अच्छी जान पहचान है, वहां के लोग ही अब उसकी खबर लेंगे। उन्हें लगता है कि जंग ह्यूक इतना निडर इसलिए है क्योंकि उसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है। इधर फ्रॉड गु सियोंग एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है। सेरी के छोटे भाई को चूना लगाने के बाद वो छुपने के लिए नॉर्थ कोरिया में शरण मांग रहा है। उसकी डिमांड साफ है, सरकार को मोटा पैसा देगा और बदले में उसे एक आलीशान हवेली, नौकर चाकर, बॉडीगार्ड्स और सारी लग्जरी सुविधाएं चाहिए। शाम ढलते ही गांव के बच्चों को घर बुला लिया जाता है, क्योंकि रात को बिजली काट दी जाती है। अचानक हुए इस ब्लैकआउट से सेरी घबरा जाती है। वो फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बिजली के बिना वो खाली डब्बा है। तभी बाहर से खटपट की आवाज आती है। सेरी डर के मारे एक फूलदान उठा लेती है कि कोई अंदर आया तो सिर फोड़ दूंगी, लेकिन वो कोई चोर नहीं बल्कि जंग ह्यूक होता है। उसे देखते ही सेरी की जान में जान आती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। जंग ह्यूक समझ नहीं पाता कि क्या हुआ। वो उसे दिलासा देने के लिए चुपचाप जेब से मोमबत्ती निकालकर उसकी तरफ बढ़ाता है, जिसकी सेरी ने डिमांड की थी। उधर दूसरे घर में एक गांव की औरत अपने पति से प्रमोशन के बारे में पूछती है। पति झुंझलाकर कहता है, ये सब सीनियर कर्नल के हाथ में है, जाओ उसकी बीवी को थोड़ा मक्खन लगाओ। वोलसूक तुरंत उसके घर पहुंचती है, लेकिन वहां तो पहले से ही बाकी बीवियों का जमावड़ा लगा है। सबकी एक ही मंशा है, चापलूसी। हद तो तब हो जाती है जब एक बीवी साइकिल पर पागलों की तरह पेडल मार रही होती है ताकि घर का टीवी चलता रहे। सेरी के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और उसे एक अजनबी के सामने रोने में शर्म आ रही थी। तो जंग ह्यूक तुरंत अपनी उंगलियों से मोमबत्ती बुझा देता है और अंधेरे में कहता है, अब रो लो, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जब सेरी का रोना बंद होता है, जंग ह्यूक बताता है कि उसे सुबह प्योंगयांग जाना है और शायद उसके जाने से पहले वो वापस ना आ पाए। सेरी उसका नाम पूछती है ताकि कभी एहसान चुका सके, लेकिन वो मना कर देता है। जंग ह्यूक के जाने के बाद सेरी दोबारा मोमबत्ती जलाती है और जंग ह्यूक का लाया हुआ थैला खोलती है। उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उसमें साउथ कोरिया का शैम्पू, बॉडी वॉश, महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स और यहाँ तक कि लेडीज गारमेंट्स भी थे। जंग ह्यूक ने बाजार में एक स्मगलर को ढूंढा और उसके पास जो भी सामान था सब खरीद लिया था। सुबह जंग ह्यूक प्योंगयांग पहुंचता है, लेकिन ट्रेन से उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। जांच करने के बजाय उसे ही एक अपराधी की तरह ले जाया जाता है और एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बिठाया जाता है। ब्यूरो का डायरेक्टर उस पर इल्जाम लगाता है कि चोरों की मौत का जिम्मेदार जंग ह्यूक है। वो धमकी देता है, हम जो चाहे जुर्म तुम्हारे नाम मढ़ सकते हैं। जंग ह्यूक बिना डरे शांत होकर कहता है, तुमने जो अभी कहा है उसका तुम्हें भारी अंजाम भुगतना पड़ेगा। तभी अचानक वहां का सबसे बड़ा जनरल कमरे में घुसता है और आते ही डायरेक्टर को एक जोरदार लात मारता है। वो डायरेक्टर पर चिल्लाता है, गधे, तुझे पता भी है ये कौन है? ये जनरल पॉलिटिकल ब्यूरो के डायरेक्टर का इकलौता बेटा है। डायरेक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसने गलत आदमी से पंगा ले लिया। डायरेक्टर घबराया हुआ चुलकांग को फोन करता है। वो उसे बताता है कि जंग ह्यूक डायरेक्टर ली का इकलौता बचा हुआ वारिस है। ये सुनते ही चुलकांग को झटका लगता है। उसे जंग ह्यूक का बड़ा भाई मू ह्यूक याद आता है। अब उसे समझ आता है कि ये वही लड़का है जिसे उसने सालों पहले देखा था। इधर गांव में जंग ह्यूक के सिपाही उसके घर पर पानी का पंप ठीक करने के बहाने सेरी पर नजर रख रहे हैं, पर सेरी और चीसू की तू मैं खत्म ही नहीं हो रही। चाय पर कर्नल जंग ह्यूक से पूछता है कि वो उस एक्सीडेंट की जांच क्यों करना चाहता है। जंग ह्यूक उसे बताता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसे कई एक्सीडेंट्स हुए हैं और सब में रशियन ट्रक शामिल थे।
उसे शक है कि कुछ लोगों ने एक सीक्रेट ट्रक यूनिट बना रखी है जो लोगों को रास्ते से हटाने का काम करती है। कर्नल उसे चेतावनी देता है, पुरानी बातें भूल जाओ, लेकिन जंग ह्यू की आंखों में जो आग है वो बुझने वाली नहीं है। जैसे ही सिपाही अपने क्वार्टर्स की तरफ पहुंचते हैं, उन्हें रास्ते में चुलकांग मिल जाता है। वो कहता है, आज रात गांव में सरप्राइज चेकिंग होगी। ये सुनकर बेचारों को डर के मारे हिचकियां आने लगती हैं। चीसू तुरंत जंगह्युक को फोन करता है, सर इंस्पेक्टर आपके घर चेकिंग करने जा रहा है। जंगह्युक कर्नल से एक गाड़ी मांगता है। अगली ही पल वो एक वीआईपी कार, जिसकी नंबर प्लेट देखकर ट्रैफिक पुलिस वाले भी सलाम ठोकते हैं और सिग्नल खोल देते हैं, बहुत तेजी में गांव की तरफ भगाता है। गांव में वोलसुक पूरे जोश में चेकिंग कर रही है। उसे एक घर में साउथ कोरियन कुकर मिलता है, जिसे वो जब्त करके अपने घर ले जाने के लिए रख लेती है। और दूसरे घर में एक पति रंगे हाथों पकड़ा जाता है। लेकिन जब जंगह्युक के घर की बारी आती है तो वो अपनी लिपस्टिक ठीक करने लगती है, लेकिन चुलकांग को शक हो जाता है। जंगह्युक घर पर नहीं है, फिर भी बत्तियां जल रही हैं। अंदर सेरी जंगह्युक की पुरानी किताबें देख रही है। उसे एक म्यूजिक स्कूल का पर्चा मिलता है जिस पर जंगह्युक की फोटो है। वो सोचती है ये पियानो बजाता था। तभी दरवाजा खुलता है। चुलकांग और वोलसुक घर की तलाशी लेने लगते हैं। चुलकांग को वहां जंगह्युक के भाई की फोटो मिलती है, जिससे साबित हो जाता है कि वो बड़े बाप का बेटा है। उसे घर में कोई नहीं दिखता, लेकिन एक चाय की प्याली गर्म थी तो पक्का कोई घर में है। तभी उसकी नजर आंगन में बने किमची सेलर पर पड़ती है। चुलकांग सेरी को सेलर में ढूंढ निकालता है। वो उसके सिर पर बंदूक तान देता है और उसे गिरफ्तार करके गाड़ी की तरफ ले जा रहा है। पूरा गांव तमाशा देखने इकट्ठा हो जाता है। सेरी डर के मारे कांप रही है। तभी जंगह्युक अपनी वीआईपी कार से उतरता है। वो सीधे चुलकांग की तरफ बढ़ता है, जो सेरी पर बंदूक ताने खड़ा है। वो बड़े ही शांत और रोबदार अंदाज में कहता है, अगर आप मेरी मंगेतर के सिर से वो बंदूक हटा लें तो बड़ी मेहरबानी होगी।